नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं द रुबिका लियाकत शो भारत 24 पर। रोज रात 9 बजे आपके सामने अपने इस चैनल पर हाजिर हो जाऊंगी, बेबाकी से, बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी डर के, अपने मन की बात, हिंदुस्तान को आगे ले जाने वाली बात तथ्यों के साथ आपके सामने रखूंगी। आज एक बार फिर उन तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने मेरे इस नए कदम की सराहना की है और लगातार उनके आशीर्वाद और दुआओं का दौर जारी है। मुझसे वो ट्विटर पर जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के अलग अलग हिस्सों से जुड़ रहे हैं, फ़ोन्स आ रहे हैं, दोस्तों के ज़रिए भी उनकी दुआएं मुझ तक पहुंच रही है। आप सभी का, जनता की दुआओं का खूब सारा शुक्रिया। आज द रुबिका लियाकत शो में हम आगे बढ़े उससे पहले आपको बता देना चाहती हूं कि कुल मिलाकर 3 मुद्दे हम आपके सामने अहम तौर पर रखने वाले हैं। उन मुद्दों की बात सिलसिलेवार तरीके से होगी और फिर बता दूं तथ्यों के साथ होगी। आज जिन 3-4 मुद्दों की हम बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहले बात होगी गुपकार गैंग की साजिश की। कश्मीर में बेघरों को घर देने से कश्मीर के कुछ शाही खानदान क्यों भड़क उठे हैं, आज इस पर होगी बात। इसके बाद हम बात करेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की। हम बात करेंगे कि परेशानी आखिर हुई क्या है। पर्सनल लॉ बोर्ड हर सुधार पर विरोध करने की मानसिकता कब छोड़ेगा, ये सवाल पूछने से नहीं कतराएंगे। हमारी जो तीसरी खबर होगी वो विपक्ष के एकता वाली खेल की होगी, क्योंकि एकता की बात विपक्ष में हो जरूर रही है लेकिन खबरें आ रही है कि घर संभल नहीं रहा है। हम बात करेंगे शाइनिंग विलेज या हमारे ग्रामीण भारत की, मेरा हिंदुस्तान में। ये वो सेगमेंट है जो आपके चेहरे पर 2 इंच मुस्कान लेकर आएगा, क्योंकि अभी जो हमारा रूरल इंडिया है वो कमाई से लेकर खर्च तक में शहरों को पीछे छोड़ रहा है और भारत का रुपया कैसे दुनिया भर में धूम मचा रहा है, आज इसकी चर्चा। और आखिर में बात करेंगे मेरा हिंदुस्तान की, उस खबर की जिससे हर भारतीय का चेहरा खिल जाएगा। सबसे पहले शुरुआत आपके आशीर्वाद से। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति एक्सपर्ट पर्सन हो जिसके ओपिनियंस क्लियर हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तो उसके कहीं पे भी इधर उधर जाने पे तो थोड़ी मिसिंग होती है। शी इज़ कम बैक एंड दैट वेलकम। बहुत मिस करते थे, एक जो गैप रहा उनका, हम लोग कह रहे थे कि आखिर क्या करेंगी, कहाँ जाएंगी, फिर पता चला कि भारत 24 में वो ज्वाइन कर रही हैं, तो बहुत अच्छा डिसीजन रहा उनका। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पे जहाँ भारत 24 लगा हो वो नज़र आए। उनको बहुत सारे चैनलों पर हमने देखा है और उनका प्रोग्राम भी हम लोगों ने न्यूज़ भी देखा है। वो एक राष्ट्रवादी विचारधारा की अभी एंकर हैं और उनका जो भी मतलब भारत के लिए सोच है उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए हैं। और आगे हम भारत 24 में आपके माध्यम से, चाहे और लोगों के माध्यम से हमको जानकारी मिली है, वो ज्वाइन की हैं, तो अब उनका प्रोग्राम हम रेगुलर बेसिस पर देखेंगे। रुबिका लियाकत जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई उनको कि भारत 24 में उन्होंने ज्वाइन किया, अपना योगदान दिया। और आपके माध्यम से मैं उनको फिर से बधाई देना चाहता हूं और उनके प्रोग्राम को मैं निरंतर देखता रहूंगा और मैं उनको काफ़ी तहे दिल से बधाई देता हूं। रुबिका लियाकत जी को बहुत बहुत बधाई। हम लोग उनको हमेशा चैनलों पर देखते रहे हैं और बहुत अच्छा एंकरिंग करती हैं। शुभकामनाएं आगे अच्छा बोलने के लिए और आगे बढ़ते रहें। I wish you all the very best, मैम। अब उनका नया शो द हार्ट और रुबिका लियाकत शो हमारे भारत 24 चैनल पर चलेगा एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, मैम। वो हमारे देश की शान है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू रुबिका मैम, ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर अ न्यू स्टार्टिंग। मैं भारत 24 देखता हूँ, उसमें रुबिका मैम आती है, वो बहुत अच्छा बोलती है। आई लव रुबिका मैम। खूब सारी थैंक यू है आप सभी को। और सबसे ज़्यादा आखिर में जो प्यारे से बेटा जी आए थे उनको। आगे बढ़ते हैं, द रुबिका लियाकत शो की शुरुआत करते हैं। आज 6 जुलाई 2023 है। देश में आम चुनाव अप्रैल में होने हैं, यानी अब महज 9 महीने का वक्त बचा है। सरकार के साथ साथ विपक्ष भी अपनी मजबूती का फॉर्मूला तलाश रहा है।
इस देश के लोकतंत्र की बुनियाद ही तो ये है, एक मजबूत सरकार और मजबूत विपक्ष, इसी पर टिकी है। और इसी मिसाल की जब भी बात होगी, एक नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। आज उनकी जयंती भी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही वो नेता हैं जिन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया। नेहरू मंत्रिमंडल में वो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हुआ करते थे। उसे छोड़कर कश्मीर पर नेहरू नीति का जमकर उन्होंने विरोध किया। 11 मई 1953 वो कश्मीर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिन्होंने जाने की ठानी। उस वक्त पता है आपको क्या था? कश्मीर में एंट्री पर देश के बाकी राज्यों के लोगों को परमिट लेना पड़ता था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया और कहा कि मैं अपने ही देश में जाने के लिए परमिट क्यों लूं? इसीलिए उन्होंने बगैर परमिट के ही कश्मीर में एंट्री ले ली। लेकिन तब जम्मू कश्मीर की शेख अब्दुल्ला सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद रहस्यमय हालात में कश्मीर की ही जेल में उनका निधन हो गया। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे जिनका नारा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं चलेगा। और बीजेपी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के अनुच्छेद 35A को हटाकर कश्मीर को पूरे तरीके से भारत से जोड़ दिया, पूर्ण तरीके से, और अपने उस नारे एक देश एक विधान को लागू कर दिया। इसीलिए आज द रूबिका लियाकत शो में बात विरोध की जरूरत और उसकी नीयत पर होना जरूरी है। फिर कह दूं तथ्यों के साथ और बेबाकी के साथ। इस वक्त कश्मीर में विरोध हो रहा है। विरोध जरूरी है। देखिए, लोकतंत्र में अगर जनता के हक में विरोध हो तो बहुत जरूरी है, लेकिन सवाल आज हो रहे विरोध की नीयत पर है। आपको पता है, जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले सालों तक कश्मीर में सिर्फ 11 परिवार ही ऐसे रहे जिनके पास पैसा और पावर रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 2021 तक कश्मीर की आबादी 1,35,00,000 के लगभग है, लेकिन यहाँ के संसाधनों पर, सरकारी नौकरियों पर, यहाँ की जमीनों पर, यहाँ की राजनीति पर यही कुछ चंद परिवारों का असर रहा। और वो चंद परिवार कौन थे? अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और कुछ ऐसे जो लोकतांत्रिक राजनीति के विरोध में रहे, जैसे हुर्रियत के नेता। इन्हीं चंद परिवारों के इर्द गिर्द घाटी की सियासत घूमती रही। लेकिन धारा 370 हटने के बाद कश्मीर की आबो हवा कैसे बदल रही है, वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे। वहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को मकान मिल रहे हैं और इसमें इन रसूखदार परिवारों का कोई दखल नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। ऐसे में इन रसूखदार परिवारों का परेशान होना लाजमी भी है। ये बयान सुन लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपने हमारे लोगों से जो लोकल है उनसे लीज ले ली, होटल्स की, बाहर के लोगों को आप दे रहे हैं। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, यहाँ हो, जो यहाँ सैकड़ों सालों से जिनके पास लीज थी होटलियर्स के पास, उनको आप उससे दस्तबरदार कर रहे हैं, बाहर वालों को दे रहे हैं। अब आप हमारी जो बची कुची ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं, जो बची कुची ज़मीन है उसको आप होमलेस के नाम पे, बेघरों के नाम पे बाहर के लोगों को देना चाहते हैं। महबूबा मुफ्ती जी का बयान इस वक्त आप सुन रहे थे। तो आज मैं महबूबा मुफ्ती और कश्मीर के सभी सियासतदान से बात करना चाहती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आपने किस आधार पर यह कहा कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोगों का कब्जा आएगा? महबूबा जी, आप बहुत मंझी हुई सियासत की खिलाड़ी हैं। आपसे उम्मीद थी कि आप बगैर नहीं करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ। इसीलिए आंकड़े आपके पेशे नज़र। 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। उसके बाद क्या हुआ उस पर आप नज़र डाल लीजिए। साल 2020 में सिर्फ एक बाहरी यानी गैर कश्मीर में से या कश्मीर से बाहर रहने वाला आदमी जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदता है। साल 2021 में सिर्फ 57 लोगों ने नई ज़मीन खरीदी। साल 2022 में सिर्फ 127 बाहरी लोग, जो आप बाहरी कह रही है ना, बाहरी लोगों ने जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदी। यानी 3 साल में कुल मिलाकर सिर्फ 185 बाहरी लोगों ने घाटी में ज़मीन ली। यानी महबूबा जी, आपके मुताबिक ये 185 लोग कश्मीर की डेमोग्राफी
बदल देंगे? महबूबा जी, 185, आप कह रही है 10 लाख। 185 और 10 लाख में 9,99,815 अंकों का फर्क है। ये फर्क तो आप समझती ही होंगी। इतने अंतर के साथ अपनी बात रखना ये बताता है कि जनता के मुद्दों पर आपका होमवर्क कमजोर है, या फिर अपनी दलहित राजनीति के लिए होमवर्क आपका बहुत मजबूत है। अपने हमारे लोगों से जो लोकल है उनसे लीज ले ली होटल्स की, बाहर के लोगों को आप दे रहे हैं। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, यहाँ हो जो यहाँ सैकड़ों सालों से जिनके पास लीज थी होटलियर्स के पास, उनको आप उससे दस्तबरदार कर रहे हैं, बाहर वालों को दे रहे हैं। अब आप हमारी जो बची कुची ज़मीन है, क्योंकि ज़मीन तो हमारे पास ज़्यादा है नहीं, जो बची कुची ज़मीन है उसको आप होमलेस के नाम। महबूबा मुफ्ती, आप जानती हैं कि आपने ये बयान दिया था जहां पर आप कह रहे थे कि 10 लाख जो हैं उनको यहाँ पर बसा लिया जाएगा जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते ही नहीं हैं। आम कश्मीरियों को क्यों आप ऐसा कहकर भड़का रही हैं? क्या हासिल होगा? आप जम्मू कश्मीर में केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों को दिए जाने वाले घरों को लेकर सवाल पूछ रही हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में अगर कुछ गड़बड़ी है तो सवाल उठाइए, मैं पूरे जोर शोर से आपके सुर में सुर मिलाऊंगी। लेकिन आप कह रही हैं कि 10 लाख बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में बसाकर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। कैसे? महबूबा जी, आपके सवालों पर सरकार की तरफ से बयान आया है, क्योंकि ये छोटा मोटा सवाल नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले फेज में, और ये सरकार की तरफ से दिया गया बयान इस वक्त मैं पढ़ रही हूं, आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले फेज में 1,36,152 लोगों को सरकारी घर दिया गया। ये घर साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उन लोगों को दिया गया है जिनके गरीब होने पर स्थानीय ग्राम सभाओं ने मुहर लगाई थी। यानी महबूबा मुफ्ती जी, आप जिन आंकड़ों को बाहरी लोगों से जोड़ रही है, असल में वो आंकड़े 2011 से 2016 के बीच के हैं। और 2011 से 2016 के बीच कश्मीर में, प्रदेश में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, यानी आपके ही इस वक्त साथी, आपके पिता मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, और फिर आप खुद, आप लोगों की सरकार थी। आप अपनी ही सरकारों के दौरान तैयार किए गए आंकड़ों पर संदेह कैसे कर सकती हैं? आपको पहले सरकार का ये बयान मैं बता देती हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना में उन लोगों को ही घर बनाने के लिए पैसे मिलते हैं जिनके पास जमीन है, लेकिन जम्मू कश्मीर में 2,711 ऐसे मामले सामने आए जिसमें गरीबों के पास घर के लिए जमीन तक नहीं थी। सरकार ने ऐसे लोगों को 5 मराल जमीन देने की घोषणा की है, जबकि महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि 2 लाख लोगों को जमीन दी जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। जमीन देने के लिए प्रदेश के किसी भी कानून को बदला नहीं गया है, कोट अनकोट। मैं याद दिला दूं, ये आंकड़े आपके, यानी महबूबा जी, आपके और अभी के आपके सहयोगियों की सरकार के वक्त के हैं, जिनमें से सिर्फ 2,711 ग्रामीणों को जमीन इस वक्त दी जा रही है। यानी बाहरी होने की संभावना तो लगभग खत्म हो गई ना। अब इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हर साल पर्यटकों की तादाद बढ़ी है। जैसे साल 2019 में 1,62,63,330 पर्यटक घूमने पहुंचे। 2020 में कोरोना आ गया और इसीलिए गिरावट दर्ज हुई। उसके बाद भी 25 लाख से ज़्यादा भारतीय पर्यटक घाटी घूमने के लिए पहुंचे। 2021 में फिर से पर्यटकों का आंकड़ा 1 करोड़ के पार पहुंच गया। 2022 में तो पर्यटकों का आंकड़ा 2 करोड़ के करीब पहुंच गया, जो कश्मीर के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। पर्यटन के बाद अब विकास के आंकड़े भी देख लीजिए आप। 2019 के बाद सरकार जम्मू कश्मीर में 2 नए एम्स, 7 मेडिकल कॉलेजेस, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 15 नर्सिंग कॉलेज बना रही है और 600 सीटें MBBS की पढ़ाई के लिए बढ़ा भी दी गई है। वैसे दर्शकों की जानकारी के लिए ये मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर में इससे पहले तक एक भी एम्स नहीं था। अगर मैं गलत बोल रही हूं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं तथ्यों पर बात करूंगी। अब बात जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जो इन्वेस्टमेंट हुआ है उसकी। साल 2021 में जम्मू कश्मीर के लिए नई उद्योग नीति बनाई,
उसके बाद प्रदेश में करीब 66,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया है। अब एक बात बताइए, कश्मीरी पंडित वो तो बाहरी नहीं थे ना, वो तो महबूबा जी आपके सुंदर और शांत कश्मीर के ही बाशिंदे थे ना। उनको घाटी से बाहर का रास्ता कब दिखाया गया था? उस वक्त किसकी सरकार थी? महबूबा जी, वो कौन सा साल था? सिर्फ सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अगर मैं कहूं तो 39,000 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों को उनके घरों से भगा दिया गया। जिन्होंने भागने से मना किया उनकी हत्या कर दी गई। तब महबूबा मुफ्ती जी, आपके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब देश के गृह मंत्री हुआ करते थे। इन लोगों की सुरक्षा उन्हीं की जिम्मेदारी थी। क्या ये कश्मीरी पंडित बाहरी थे? सच्चाई ये है महबूबा जी, सिर्फ वो लोग हैं जिनके पास हिंदुस्तान का पासपोर्ट नहीं है, जिनके पास हिंदुस्तान का आधार कार्ड नहीं है। दरअसल दर्शकों को ये समझना होगा कि तमाम पार्टियां इस वक्त कंफ्यूज मोड में हैं। इनको समझ नहीं आ रहा है कि बदलाव के बयार के बीच अपने सियासी वजूद को कैसे बचा कर रखा जाए। मैं कंफ्यूजन की एक बानगी इस वक्त तमाम दर्शकों को दिखाना चाहती हूँ। कोई आसान बात नहीं है। 370 भी ऐसे हम उसको खत्म कर देंगे। 370 को खत्म करोगे तो जम्मू कश्मीर के साथ आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। खुदा के लिए आज अपने लिए, अपनी बका के लिए, अपनी इज्जत के लिए वोट डालिए और PAGD के जो अलायंस के कैंडिडेट हैं जहां जहां भी हैं उनको कामयाब कर लीजिए। ये दोनों बयान महबूबा मुफ्ती जी के हैं। धारा 370 हटने से पहले महबूबा जी आप घाटी के लोगों को इस बात पर भड़का रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो घाटी में कोई भारत का झंडा नहीं उठाएगा। और जब आपने देखा कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात अच्छे हो गए, पहली बार DDC चुनाव हुआ, एकदम शांति से हुआ, तो आपने अपना स्टैंड बदलने में देर नहीं की। आपकी पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर DDC चुनावों में वोट मांगे। लोकतंत्र में हिस्सा लेना अच्छी बात है, आपकी पार्टी भी इसमें शामिल हुई और इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप आंकड़ों के साथ जनता के बीच अपनी बात रखें। अब आगे बढ़ते हैं। आपको फ्रांस ले जाना चाहती हूँ। यहाँ पर करीब 1.5 हफ्ते तक खूब हिंसा हुई, आगजनी हुई, सड़कों पर दंगाइयों ने जमकर बवाल किया, लेकिन अब फ्रेंच पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है। आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं। जिन लोगों ने हिंसा, आगजनी और मारपीट की, उनके वीडियो फुटेज और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस घर घर जा रही है और दंगाइयों को पकड़ा जा रहा है। इन दंगाइयों को, जो ज़्यादातर शरणार्थी बताए जा रहे हैं, उनको अपने देश डिपोर्ट करने की तैयारी हो रही है। और अब अगली खबर, गौर से सुनिएगा। कौन किस मंदिर में पूजा करेगा, कैसे पूजा करेगा, इस पर क्या कानून बन सकता है? जवाब दीजिए। कौन किस गुरुद्वारे में जाकर अरदास करेगा या कौन गुरुद्वारे में नहीं जा पाएगा, क्या इस पर कानून बन सकता है? क्या यह कानून बन सकता है कि कौन सिर पर टोपी पहनेगा, कौन जामा मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, कौन फतेहपुरी मस्जिद में नमाज पढ़ेगा, कौन चर्च जाएगा, कौन कैंडल जलाकर प्रार्थना करेगा, क्या इस पर कानून बन सकता है? ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूं कि इस पर कोई कानून नहीं बन सकता है इस मजबूत लोकतंत्र में। यही तो भारत के सुंदर गुलदस्ता होने का प्रमाण है। और मैं आज ये वादा करती हूं कि इस मुद्दे पर अगर कोई कानून बन जाएगा तो विरोध करने वालों की कतार में सबसे पहले आप मुझे खड़ा पाएंगे। लेकिन देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में अब एक नया मुकाम आ रहा है। कुछ ऐसे नियम और कायदे बनाने की कोशिश हो रही है जिसकी ज़रूरत देश को आज़ादी के पहले से महसूस होती रही है। और आज जो इस बदलाव की मुखालिफत करने वाले हैं, मैं उनसे चुपते हुए सवाल पूछने से पीछे नहीं हटूंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड UCC के विरोध में क्यों है? UCC पर मुस्लिम महिलाएं क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्टैंड से इत्तेफाक रखती हैं? हिंदू राष्ट्र से जोड़कर UCC का हव्वा क्यों बनाया जा रहा है, क्यों डराया जा रहा है? और कांग्रेस क्यों UCC पर अपना स्टैंड साफ करने से कतरा रही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर देश में अभी खूब चर्चा हो रही है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राहुल गांधी और खड़गे से बात की। सरकार ने UCC पर एक कदम और आगे अपना बढ़ा दिया है। UCC पर
ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन कर दिया गया है, जिसका अध्यक्ष किरण रिजिजू को बना दिया गया है। इस मंत्री समूह में बाकी सदस्य कौन से हैं वो भी देख लीजिए। स्मृति ईरानी है, अर्जुन राम मेघवाल है और जी किशन रेड्डी हैं। केरल में बीजेपी ने यूसीसी के समर्थन में कैंपेन आज से लॉन्च कर दिया। अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका तक नहीं खिंचा है, नोबडी नोज अबाउट इट, कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, लेकिन विरोध में झंडा बुलंद है। वो कहते हैं ना कि अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ और आपने उसका मुंडन करवा दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी ताकत के साथ यूसीसी का विरोध कर रहा है। ये विरोध यूनिफॉर्म सिविल कोड का नहीं है, ये विरोध इसलिए है ताकि राजनीतिक नफा इन लोगों का बना रहे। हो सकता है कि यूसीसी पर आपको मेरी बातें पूरी तरह से ठीक ना लग रही हूँ, आपको लग रहा हो कि नहीं रुबिका तो पक्षपात कर रही हैं, लेकिन 5 वक्ता नमाजी मौलवी साहब यूसीसी पर क्या कहते हैं वो तो आपको और तमाम मुसलमानों को जरूर सुनना चाहिए। ईसाई का अपना कानून, हिंदुओं का अपना कानून, बौद्धों का अपना कानून, पारसियों का अपना कानून, मुसलमानों का अपना कानून। जब इस मसले में कोई नक्शा साफ होगा तब हम लोग रिएक्ट करेंगे। कोई डरने और घबराने की बात नहीं है, इत्मीनान से अपने जगह पर रहिए। किसी चीज पर तनकीद करने के लिए वो चीज सामने होनी चाहिए। अभी तो ये भी पता नहीं है कि कॉमन सिविल कोड का नेचर क्या होगा। इन मौलाना साहब को हम नहीं जानते हैं, ये वीडियो वायरल है। मौलाना साहब की बात हमें बड़ी पसंद आई और इसीलिए हमें लगा कि आपको मौलाना साहब की ये बात सुनानी चाहिए। अभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका तक नहीं बना है। सुना ना आपने क्या कह रहे हैं मौलाना साहब? फिर अभी से क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड परेशान है? समाज के हर वर्ग से यूसीसी पर सुझाव मांग लिए गए हैं। पहले यूसीसी पर सरकार राय मशवरा करेगी, उसके बाद खाका खींचेगी, इसके बाद मुख्य ड्राफ्ट तैयार होगा, फिर संसद के दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी। सभी सांसद अपने अपने इलाके के लोगों के मुताबिक अपनी आपत्तियां दर्ज करवाएंगे या फिर अपना कोई सुझाव देंगे या हो सकता है इसका विरोध करेंगे। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी से हाय तौबा मचा रखी है। क्यों भाई? मैं रुबिका लियाकत आज पूरी जिम्मेदारी से ये कह सकती हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में किसी भी धर्म की आस्था से छेड़छाड़ हुई तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। लेकिन ये विरोध यूसीसी का खाका और ढांचा सामने आने से पहले कैसे हो सकता है? मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी से डरने की क्या जरूरत है। हो सकता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इन मौलवी साहब को सच्चा मुसलमान ना होने का एक सर्टिफिकेट दे दे, इनकी बात को तरजीह ना दे, लेकिन इन मुस्लिम महिलाओं को कौन सा सर्टिफिकेट देगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? बताइए। यूसीसी के तहत सभी को एक जैसा कानून मिलना चाहिए, सबको एक बराबर एक समान मानना चाहिए। प्रॉपर्टी में लड़कियों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, जिस तरीके से बेटों को मिलता है उसी तरीके से बेटियों को मिलना चाहिए। यूसीसी आपको क्या फर्क पड़ेगा? यूसीसी से हमें ये पड़ेगा कि महिलाओं को उससे फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। जो यूसीसी कानून आ रहा है, मोदी जी लेके आ रहे हैं, उसकी क्या सहमत है उससे? जी सहमत है उससे, महिलाओं के लिए अच्छा है ये। आपको पिता के प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए बराबर मिलना चाहिए। यूसीसी से आपको क्या फर्क पड़ेगा? यूसीसी जब तक आता नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि फर्क क्या पड़ेगा उससे। ये तमाम मुस्लिम महिलाएं हैं। यूसीसी जब तक आता नहीं है कैसे पता चलेगा? यूसीसी अगर आया तो महिलाओं को उसका हक मिलेगा। मैं एक सवाल फिर से पूछना चाहती हूँ, देश की हर महिला से मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, भूल जाइए कि आपका मजहब क्या है। जब हिंदुओं के लिए एक से ज़्यादा शादी करने पर रोक लगी तो महिलाओं के लिए अच्छा हुआ कि ख़राब हुआ? यूसीसी में अगर एक से ज़्यादा शादी करने पर रोक लगेगी तो क्या मुस्लिम समाज के लिए ये फैसला अच्छा नहीं होगा? क्या मुस्लिम महिलाओं के लिए ये फैसला गलत साबित होगा? मैं ये कहती हूँ कि बदलाव वक्त की ज़रूरत होती है। वक्त के साथ जो नहीं बदलते वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। और इस्लाम में बदलाव कोई आज से नहीं हो रहा है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना है? गौर से सुनिएगा, सुना होगा ना आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। वो पद्मावत फिल्म वाला ही खिलजी। आज से 700 साल पहले खिलजी ने शरीयत में कई सारे बदलाव किए थे। उस वक्त भी मौलाना और काजी शरीयत के उल्लंघन पर खिलजी से खफा हो गए थे। लेकिन खिलजी ने, आपको पता है उस वक्त क्या कहा था?
मैंने देश की भलाई के लिए ये परिवर्तन किए हैं और मेरी नेक नीयत के लिए खुदा भी मुझे माफ कर देंगे। खिलजी का मैं हमेशा विरोध करती रहूंगी। हिंदुस्तानी होने के नाते मैं खिलजी के हमेशा मुखालिफत में खड़ी रहूंगी, लेकिन समाज के लिए सुधार जो उसने किए हैं उसका विरोध मैं नहीं कर सकती हूँ, जो समाज के सुधार उसने किए हैं। और खिलजी की ये बात मैंने या मेरी टीम ने नहीं गढ़ी है, ये तथ्य हैं जिन्हें संविधान सभा में भी उठाया गया था। संविधान सभा की मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हुई। उसमें केएम मुंशी ने खिलजी का यही उदाहरण तब दिया था। मैं बार बार कह रही हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपको तरह तरह से डराया जाएगा, नए नए किस्म के डर दिखाए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे अमृत सेन इस वक्त दिखा रहे हैं। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है, बहुत बड़े लेखक हैं, मैं सम्मान करती हूँ इनका, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को डराने के लिए ये जो नई थियरी गढ़ रहे हैं, इसकी मैं पुरजोर मुखालिफत करती हूँ। অপ্রতিষ্ঠিতভাবে সহজ করার প্রচেষ্টা আমাদের নিজেদের মধ্যে নানা রকম পার্থক্য থাকে। হিন্দু রাষ্ট্র ফলে যেমন কিছু কিছু পথ বন্ধ করা হয়। यूसीसी पर नए नए बयान देकर आपको डराने की कोशिश हो रही है, खौफ का माहौल बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि देश में मुसलमान खतरे में हैं, इस्लाम खतरे में है, लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, यूसीसी पर डरने की नहीं बल्कि यूसीसी के साथ चलने की ज़रूरत है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, दक्यानूसी ख्यालात रखने वाले लोगों को मेरी बातें अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि मैं उनका मुखपत्र बनकर बात नहीं करती। मैं वो कहती हूँ जो देश के हित में होता है, मैं वो कहती हूँ जो समाज के हित में होता है। मैं आदिवासी पर यूरिनेट करने वाले बीजेपी कार्यकर्ता के भी विरोध में हूँ और समाज सुधारों के बीच में खड़े होने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ खड़ी हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों को जो डराया जा रहा है उसको जिम्मेदारी से दूर करना सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, सिर्फ सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष को भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। कांग्रेस को भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर लोगों का डर दूर करना चाहिए, लेकिन खुद अब इस स्टैंड पर कांग्रेस क्लियर नहीं है, यूसीसी के सपोर्ट में है कि विरोध में है, समझ नहीं पा रही है। और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है वो अपने आप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का औचित्य क्या है? ये तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इट्स अ डॉग विसल। ये कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब भी आएगा हम इसका समर्थन करेंगे। कांग्रेस पार्टी भी जो है, हम कांग्रेस पार्टी का अभिन्न अंग है और कांग्रेस पार्टी हमारे देश में एकता और अखंडता को आगे ले जाने में हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अपना योगदान दिया है। एज एंड व्हेन जब ये लाया जाएगा उस समय इसके ऊपर पूरा समर्थन दिया जाएगा। बताइए, कांग्रेस के ही दोनों नेता, कांग्रेस के दो नेताओं के दो अलग अलग बयान और वो भी एकदम एक्सट्रीम पर बयान। केरल में कांग्रेस यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में है। ये वही केरल है जहां की वायनाड सीट से राहुल गांधी चुनाव जीतकर सांसद बने थे। वहां कांग्रेस क्या कह रही है सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से विविधता खत्म हो जाएगी। वीडी सतीशन जो कि कांग्रेस के नेता हैं ये बयान दे रहे हैं। कांग्रेस को बताना होगा कि वो किस सोच के साथ समाज को आगे बढ़ाने वाली है, वो किस सोच के साथ है, वो क्या इस सोच के साथ है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आवाम को डरा रही है, या उस सोच के साथ है जो हिंदुस्तान को एक ही धागे में पिरो रही है। यूसीसी लागू होगा तो मुसलमानों से उनके संवैधानिक अधिकार छिन जाएंगे या छीन लिए जाएंगे। क्या इन लोगों के साथ खड़े होना जायज़ है? आप सब जानते हैं कि अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें और आपको अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और रिलीजन को एज अ फंडामेंटल राइट करार दिया है। फंडामेंटल राइट हमसे और आपसे कोई कानून ले नहीं सकता। फंडामेंटल राइट कौन ले रहा है? किसने फंडामेंटल राइट छीनने की बात कही है? मौलाना साहब जो बातें कह रहे हैं वो घुमा फिरा के कह रहे हैं। मैं मौलाना साहब से पूछना चाहती हूँ कि यूसीसी आने के बाद क्या संविधान में दिए मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे? क्या समानता के अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा? क्या धर्म को मानने का अधिकार खत्म कर दिया जाएगा? क्या शिक्षा के अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा?
क्या स्वतंत्रता के अधिकार को खत्म कर दिया जाएगा? मैं फिर कहती हूं ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं फिर कहती हूं कि इन अधिकारों पर कोई चोट हुई तो मैं आपके साथ सबसे पहले प्लकार्ड लेकर विरोध में खड़ी नजर आऊंगी। लेकिन मैं ये कभी नहीं होने दूंगी कि कोई बगैर वजह, बिला वजह आपको डराए, समाज सुधार के काम में अड़ंगा लगाए। कोई देश की तरक्की में अड़चन डालेगा तो विरोध तो करना होगा और सच्चाई से आपको फैक्ट्स पर अपनी बातों को रखना होगा। और यही वजह है कि अभी से जो डर का माहौल दिखाया जा रहा है उसको फैक्ट्स से धराशायी किया जाए। ड्राफ्ट अभी नहीं आया है, सबसे राय मांगी जा रही है, मशवरा किया जा रहा है और उसके बाद ही हिंदुस्तान को एक कानून में, सिविल के कानूनों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि इंडियन पीनल कोड में तो हम सब एक ही है, वहाँ कोई शरिया कानून लागू नहीं होता है। चोरी करने पर आपके हाथ नहीं काटे जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कानून के तहत उसका काम होता है। तो फिर यहाँ तो शरिया नहीं मानी जा रही। मौलवी साहब सोच समझ के बयानात दीजिए, क्योंकि यहाँ उन तमाम बयानों का पोस्टमार्टम होगा। आगे बढ़ेंगे। पिछले 3 दिन से एक अमानवीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कल भी हमने आपको एक आदिवासी शख्स के साथ जो हैवानियत हुई थी उसकी कहानी दिखाई थी, किस तरह मध्य प्रदेश के सीधी में प्रवेश शुक्ला उस हैवान ने आदिवासी युवक पर यूरिनेट कर इंसानियत को शर्मसार किया था। लोग सवाल उठा रहे थे कि आज़ादी के 75 साल बाद भी आखिर देश में ऐसा कैसे हो रहा है। मैं भी दुखी हूँ, मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन ऐसा कुकृत्य करने वाले कान खोलकर सुन ले और देख ले, ये हमारा नया हिंदुस्तान है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया जिस शख्स का पैर धो रहे हैं, ये वही आदिवासी युवक है दशमत राव, जिनके ऊपर प्रवेश शुक्ला ने यूरिनेट किया था। जिस आदिवासी दशमत राव की शख्सियत को प्रवेश शुक्ला ने यूरिनेट करके खराब करने की कोशिश की थी, आज उसके पैर पखारकर सूबे के मुखिया ने उसका जल माथे पर लगाया, रोली चंदन लगाए, माला पहनाई, अंग वस्त्रम देकर आज उनका सम्मान किया जिसके वो हकदार है। दशमत राव की इंसान नहीं बल्कि भगवान की तरह पूजा की गई है। दशमत राव के साथ जो हुआ वो दुखद था, परेशान करने वाला था, लेकिन ये तस्वीरें आज आंखों को, मन को और दिल को सुकून दे रही है कि ऐसा कुकृत्य करने वाले तस्वीर इसे देख ले, मानवता पर प्रहार करने वाले तस्वीर को देख ले। आपको मध्य प्रदेश के मुखिया की इस तस्वीर को दिल में बसा लेना चाहिए और इस तस्वीर को भी कि अगर आपने किसी तरह का कुकृत्य किया तो इसी तरह घसीटे जाएंगे। सालों से बना आपका आशियाना बुलडोजर के वार से धराशायी कर दिया जाएगा, क्योंकि यह हमारा नया हिंदुस्तान है। यहाँ जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पूरा देश प्रवेश शुक्ला के खिलाफ खड़ा हो गया था। देश के हर कोने से ये आवाज निकली थी कि इस शख्स को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए, और धक्के मारकर इस शख्स को पुलिस ले जाती हुई दिखी, क्योंकि उसकी वो अकड़ किसी भी हिंदुस्तानी को पसंद नहीं आई। अब आगे बढ़ते हैं, विपक्षी एकता की बात कर लेते हैं। अब से 10-11 महीने चुनावी मोड वाले हैं, आप भी जानते हैं। एक तरफ बीजेपी होगी जो इन चुनावों में जाने के लिए भरसक कोशिश करेगी, तैयारी कर चुकी है। दूसरी तरफ विपक्ष है जो एकजुटता का एक नया फॉर्मूला लगातार खोज रहा है। उसकी अब जो अगली मीटिंग है वो बेंगलुरु में होने वाली है। विपक्षी दलों को एक साथ लाने की बड़ी कोशिशें, बड़ा जतन हो रहा है, लेकिन विपक्षी एकता में सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस को लेकर है, क्योंकि ये कांग्रेस जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है उसके घर में इस वक्त फूट पड़ी हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव से कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले राजस्थान में कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है। आपसी फूट में उलझी हुई कांग्रेस का झगड़ा सुलझाने के लिए आज दिल्ली में कई बड़े नेता बैठक के लिए आए। चुनाव से पहले हालात ऐसे कि उन्हें सुलझाना बहुत ज़रूरी था। बैठक गंभीर थी, तकरीबन 4 घंटे तक चली। बैठक से पहले लेकिन राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए कि इस बैठक की जो पूरी मिनट ऑफ द मीटिंग है, या ये कहिए जो स्ट्रैटेजी है या जो वजह है, वो सामने दिखने लगी। सुनिए।
राहुल गांधी ने वैसे तो मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए अशोक जी भी हैं, यानी अशोक गहलोत जी भी। अशोक गहलोत जी की तबीयत इस वक्त नासाज है और इसीलिए वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए दिल्ली में हो रही बैठक में जुड़े थे। मुस्कुराते हुए राहुल गांधी ने ये बताने की कोशिश की कि भाई इस मीटिंग से कोई दूर नहीं है, सब एक है, इसलिए क्योंकि वहाँ पर मौजूद थे सचिन पायलट भी। राजस्थान का सेनापति ही बैठक में नहीं आया, कहीं ये संदेश ना चला जाए, यानी सीएम अशोक गहलोत के वहाँ ना होने पर कहीं खबरें ना बन जाए। हालांकि अशोक गहलोत वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसलिए जुड़े थे क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर है। इतनी अहम बैठक में वो दिल्ली इसीलिए नहीं आ पाए। राहुल गांधी ने पत्रकारों को जोर देकर कहा कि अशोक जी को भी दिखा दीजिए। उनकी बात पर सचिन पायलट समेत तमाम नेता जो वहाँ मौजूद थे हंसने लगे। वो तस्वीरें आपको दिखाई भी दे रही होगी। लेकिन ज़माना भले ही ये सोचे कि राजस्थान में कांग्रेस में फूट है, लेकिन हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज़ वेल, यही मैसेज देने की कोशिश राहुल गांधी इस मीटिंग के द्वारा कर रहे थे। जनता जानती है कि हो क्या रहा है। दोनों के बीच जो हालात है वो एक मीटिंग से सुलझ जाए ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है। दोनों के बीच छिप छिपाकर नहीं बल्कि सरेआम आरोपों का सिलसिला चला। अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने एक दूसरे को हमेशा आरोप प्रत्यारोप देकर हाईकमान के सामने ये बताने की कोशिश की है कि मिलकर नहीं चल रहे हैं हम दोनों। कि पायलट साहब को हटाना चाहिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष। हम जानते थे कि निकम्मा है, नाकारा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मेरे साथ हो कि नहीं हो, मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बना आया हूँ। तय कर लो तुम, कल तो अशोक गहलोत के घर खड़े थे और तो तुम AICC में CP जोशी के कमरे के बाहर खड़े थे। जिस प्रकार की टीका टिप्पणी हुई, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, दुख तो हर इंसान को होता है, मैं भी इंसान हूँ, लेकिन उसको अब मैं समझता हूँ मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूँ वो उचित नहीं। इन दोनों नेताओं और उनके समर्थकों के बीच बहुत कड़वाहट घुल गई थी, लेकिन आज जब सचिन पायलट बैठक के बाहर निकले, बैठक खत्म होने के बाद सामने आए, तो उन्होंने कहा कि सब ठीक है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं। आप पायलट जो हैं वो इसी साल 11 अप्रैल में जब सीएम गहलोत के खिलाफ धरना और प्रदर्शन हुआ था, तब भी कांग्रेस आलाकमान की उन्होंने नहीं सुनी थी। वो गहलोत से नाराज़ होकर 12 जुलाई 2020 में अपने समर्थक विधायकों को लेकर मानेसर आ गए थे। दोनों के बीच ये टसल कई मौक़ों पर खुलकर सामने आई भी है। जब पिछले साल 25 सितंबर को जयपुर में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने मीटिंग बुलाई, तो गहलोत समर्थक विधायक मीटिंग में नहीं आए थे। कांग्रेस आलाकमान विधायकों के सामने सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी देने वाला था। हो सकता था कि उन्हें सीएम बनाने की मंशा हो रही हो, लेकिन गहलोत समर्थक नहीं माने। वैसे आज की मीटिंग के बाद पायलट ने दावा किया है कि कांग्रेस आलाकमान ने उनकी बात मान ली है। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बताया कि वो कौन सी बातें हैं जो मान ली गई है। हमारा संगठन, हमारे नेता, हमारे विधायक, मंत्री सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे और जैसा मैं हमेशा कहता आया हूं, हम सबका ध्येय ये है कि कैसे दोबारा कांग्रेस की सरकार राजस्थान में बनाए। कांग्रेस आलाकमान के लिए राजस्थान का मसला अकेला सिरदर्द नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी आप जानते हैं भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, यहाँ पर उन दोनों के बीच मनमुटाव चल रहा है। भूपेश बघेल के बीच और TS सिंह रावदेव के बीच वो जो झगड़ा है, क्या वो ख़त्म हो गया है, ये दोनों ही जानते हैं। 4.5 साल तक मनमुटाव ख़त्म नहीं हुआ। चुनाव के 5 महीने पहले उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है TS सिंहदेव को। दिल्ली से ये पहल करनी पड़ी। अब कुछ और राज्य और वहाँ की गुटबाजी पर भी आप जल्दी से नज़र डाल लें। हालांकि कर्नाटक में जीत हासिल हुई है अंदर खाने, यहाँ पर कहा जा रहा है कि इस वक्त नाटक जारी है। जल्दी से कांग्रेस की गुटबाजी पर नज़र डाल देते हैं हम। ऐसे कोई राज्य की खबर नहीं है जहां कांग्रेस में अंदरूनी फूट इस वक्त ना हो। कांग्रेस से जब आप पूछिए तो बाकी सब ठीक का जवाब तो मिलता है,
बस चल रहा है का जवाब तो मिलता है, लेकिन अंदर खाने की लड़ाई इस वक्त सबसे बड़ा सबब परेशानी का बनी हुई है। आज शरद पवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। शरद पवार भी इस वक्त कुनबे में फूट को लेकर परेशान हैं। दिल्ली में राहुल गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन राजनीति की शतरंज की बिसात देखिए आप, सियासी शतरंज की बाजी कैसे बिछी है समझिए आप। कांग्रेस खेलने के लिए विपक्ष के साथी जुटाने की कोशिश में है। बीजेपी ने अपने मोहरे ठीक करने की कोशिशें शुरू कर दी है। रणनीति पर जोरदार तरीके से काम कैसे शुरू हो गया है वो देखिए। विपक्ष की एकजुटता बेंगलुरु में एक बार फिर से हम परखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जो ब्रह्मास्त्र तैयार किए हैं उन्हें देखिए आप। पहला है माइक्रो मैनेजमेंट, दूसरा है समान नागरिक संहिता, तीसरा है 3 जोन की रणनीति और चौथा है एनडीए का विस्तार। इस वक्त जल्दी से इन सारे के सारे 4 बिंदुओं पर बात करने की का मौका है। बीजेपी बड़ी बारीकी से वोटर्स को साधने के लिए काम कर रही है। बीजेपी ने वोटर लिस्ट के एक एक पन्ने की जिम्मेदारी कार्यकर्ता को सौंपी है। अहमियत इसकी इतनी ज़्यादा है कि खुद पीएम भोपाल में पन्ना प्रमुख सम्मेलन में शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी का समर्थन कर 24 का एजेंडा इधर सेट कर लिया है, लेकिन कांग्रेस अभी तक ये साफ नहीं कर पाई है कि वो यूसीसी का समर्थन कर रही है या फिर विरोध। हालांकि दोनों ही तरफ से पुरजोर कोशिशें हो रही हैं और यही वजह है कि आज राजस्थान के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने दिल्ली में एक अहम बैठक की। सचिन पायलट और अशोक गहलोत को एक ही पन्ने पर दिखाने की कोशिश की। दूसरी तरफ एनडीए भी पूरी कोशिश करके उसका जो टूटा सहयोगियों का कुनबा है उसे जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है। कुल मिलाकर 2024 के चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं। आज का अगला मुद्दा आपके सामने, केरल के कुन्नूर से एक तस्वीर आई, ये देखिए आप। कुन्नूर में भारी बारिश के चलते सड़क पर गहरा गड्ढा हो गया। पानी इतना ज्यादा भर गया कि सड़क को रस्सी लगाकर बंद कर दिया गया। भारी बारिश अभी भी है और प्रशासन अनुमान नहीं लगा पा रहा कि गड्ढा कितना बड़ा है, कितना गहरा है। कुन्नूर में सड़क पर हुआ गहरा गड्ढा इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब भी कुदरत के आगे हमारा सिस्टम लचर और फेल साबित होता है। और अब मैं आपको ऐसी तस्वीर दिखाऊंगी जो आपको गर्व से भर देगी। आज आप देखेंगे कि देश के वैज्ञानिकों की मेहनत और लगन से इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहां से कहां पहुंच गया है। ये तस्वीर मेरे साथ जो आप देख रहे हैं ये 21 नवंबर 1963 की है। केरल का एक गांव थुम्बा, यहां से भारत ने एशिया का पहला साउंडिंग रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। तब भारत के वैज्ञानिक लॉन्च होने वाले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लाए थे। ये वो वक्त था जब भारत सैटेलाइट ट्रांसपोर्ट करने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहा था। दूसरी तस्वीर अब देखिए आप, चंद्रयान मिशन 3 की, जिसमें भारत के मिशन चंद्रयान 3 की तैयारियां अंतिम फेज में दिख रही है। इसरो ने इस मिशन को 13 जुलाई को लॉन्च करने की घोषणा की है। मिशन के लिए रॉकेट को असेंबल कर दिया गया है। अंतरिक्ष यान को भी पूरी तरह से तैयार कर दिया गया है। इसके अलावा सभी जरूरी टेस्ट कामयाब रहे हैं। अब मैं आपको न्यू इंडिया की कामयाबी पर दुनिया के रिएक्शंस और दुनिया के रिएक्ट करने के तरीके में बदलाव से रूबरू करवाती हूं। भारत को लंबे वक्त तक पिछड़ा देश कहने वाले वेस्टर्न मीडिया का नजरिया बदलने लगा है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। साइंस और स्पेस में भारत कीर्तिमान गढ़ रहा है। विदेशी मीडिया भारत के स्पेस रिसर्च इकोसिस्टम का गुणगान करते हुए ये तस्वीर ट्वीट कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, भारत में स्पेस तकनीक के कम से कम 140 स्टार्टअप्स हैं। कोरोना महामारी शुरू होने से पहले इनकी संख्या महज 5 थी। ये देश अब धरती के कनेक्शन को पूरी तरह बदल देने के लिए तैयार है, लेकिन कभी यही विदेशी मीडिया कुछ इस तरह के कार्टून छापकर भारत की विज्ञान महत्वाकांक्षाओं और कोशिशों का मजाक उड़ाया करता था। मैं आपको चंद्रयान मिशन की कहानी सुनाऊंगी।
मिशन चंद्रयान 1 को 2008 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन को सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित भी किया गया था। चंद्रयान 2 को 2019 में सफलतापूर्वक चांद की कक्षा में स्थापित कर दिया गया, लेकिन इसके लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग हो गई और यह अपनी कक्षा से भटक गया। 6 सितंबर 2019 को इस लैंडिंग के दौरान सॉफ्टवेयर में खराबी की वजह ये मिशन सफल नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 जो हासिल नहीं कर सका, उसे चंद्रयान 3 के जरिए हासिल करने की कोशिश की जाएगी। चंद्रयान मिशन की कहानी इस तस्वीर के बिना अधूरी है। सितंबर 2019 का वक्त था। इस तस्वीर में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसरो के तत्कालीन चीफ के सिवान को गले लगा रहे हैं। असल में इस मिशन के दौरान लैंडर विक्रम हार्ड लैंडिंग जो कर चुका था, उसके बाद वैज्ञानिक बहुत निराश हो गए। इसरो प्रमुख के सिवन जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने पहुंचे तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए। तब प्रधानमंत्री मोदी ने वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाते हुए कहा था कि संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं। इन तमाम तस्वीरों के साथ और इस खूबसूरत मुस्कान के साथ जो मैं दर्शकों की बस महसूस कर पा रही हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। आप भारत 24 देखते रहिए।